क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। आपके यहाँ इस वीडियो में ईथर के विरेचन अर्थात निर्माण की सामान्य विधियाँ यानी ईथर का निर्माण हम लोग किस प्रकार से करेंगे। विरेचन का मतलब होता है निर्माण। सामान्य विधियाँ, ईथर बनाने की कुछ सामान्य विधियाँ, जिसमें से पहला नंबर होगा, आप इसे बना सकते हैं अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और ये विधि दो प्रकार की होगी। पहला नंबर कि आप सीधा एलुमिना द्वारा बाई एलुमिना का मतलब Al2O3, इसी को हम लोग एलुमिना कहते हैं। दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा H2SO4 बाई H2SO4। तो ये अल्कोहल का निर्जलीकरण जो होता है बाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसे हम दो स्टेप में बांट देते हैं। पहला नंबर बाई एलुमिना द्वारा, दूसरा बाई सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा। अब जो सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा होगा, इसे हम लोग विलियमसन अविरत ईथरीकरण विधि भी कहेंगे। ईथरीकरण विधि के नाम से भी ये जाना जाएगा। विलियमसन्स कॉन्टिन्यूअस ईथरीफिकेशन मेथड भी इसको कहा जाता है। और ये जो दूसरी विधि है जिसमें हम एल्यूमिना का प्रयोग करेंगे, ये वास्तव में औद्योगिक, खास तौर से आधुनिक विधि है। यानी जो पहली विधि है वो कॉमर्शियल मेथड है, और ये दूसरी मेथड जो है वह प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि भी है, लैबोरेटरी मेथड है। तो एक तो प्रयोगशाला विधि आप पढ़ेंगे, दूसरा औद्योगिक यानी आधुनिक विधि जो है कॉमर्शियल मेथड की। तो आओ सबसे पहले देखें कि हम अल्कोहल का जो निर्जलीकरण करेंगे वह एल्यूमिना द्वारा कैसे करेंगे, जबकि जानते हैं कि एल्यूमिना जो है निर्जली कारक होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो औद्योगिक विधि के बारे में, जो आधुनिक विधि भी मानी जाती है, कैसे करेंगे। आप इसमें एथिल अल्कोहल ले लें, C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है। और इस एथिल अल्कोहल को हम एक और अणु ले लेते हैं एथिल अल्कोहल का, इस प्रकार से लिखते हुए, ये भी एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल के दो अणुओं को लिया गया और दोनों को गर्म कर दिया गया 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये काम एल्यूमिना की प्रेजेंस में हुआ। ये इथाइल अल्कोहल, ये भी इथाइल अल्कोहल,
both are heated at 250 degrees centigrade temperature in the presence of alumina, and we know that alumina is dehydrating agent also. तो इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा, निकालेगा जल के अणु को। कहाँ से निकालेगा? एक एल्कोहल का OH और दूसरे एल्कोहल का AH। जल का एक अणु निकल गया, तो जब जल का एक अणु निकल जाएगा तो ये बन जाएगा C2H5O, प्लस इसमें जल के अणु भी रहेंगे। इस प्रकार से कंपाउंड हमारा बन गया डाई एथिल ईथर। यानी बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर अगर मुझे डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन करना पड़े तो ये मेथड बड़े काम की है। इसीलिए इसको हम लोग औद्योगिक विधि कहते हैं। औद्योगिक विधि है यानी कॉमर्शियल मेथड। इसको हम लोग कॉमर्शियल मेथड के नाम से जानते हैं। कॉमर्शियल मेथड है ईथर बनाने की। अब इसमें एक चीज़ तो है कि डाई एथिल ईथर के साथ कहीं कहीं वाटर भी फॉर्म हो रहा है एज बाई प्रोडक्ट, सह उत्पाद के रूप में। तो ईथर को क्या करेगा? वो डाइल्यूट कर देगा। इसलिए इसका अगर शोधन करना हो, प्यूरिफिकेशन करना हो, तो इसको आप एनहाइड्रस यानी निर्जल CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के साथ इसको प्योर करना है, तो इसको रिएक्शन करा दीजिए एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ। ये क्या करेगा? इस पूरे तरह से ये जल को एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को गेन करेगा, और वाटर को अगर गेन करेगा तो ये CaCl2 × 2H2O फॉर्म कर लेगा। इस तरह से कम इसकी क्षमता वाटर मॉलिक्यूल के 2 अणुओं को ग्रहण करने की होती है। तो जब यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो टोटली प्योर डाई इथाइल ईथर मिल जाएगा हमें। यह औद्योगिक विधि है ईथर बनाने की। और दूसरी जो विधि है वो प्रयोगशाला विधि है। और आप जानते हैं कि प्रयोगशाला विधि पढ़ने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, एक उपकरण की सहायता लेंगे। और ये उपकरण देखिए चित्र में। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक इस प्रकार का आसवन फ्लास्क ले लेंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क ले लेंगे इस तरह से। और इस आसवन फ्लास्क को हम एयर टाइट कर देते हैं इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से स्टैंड की सहायता से इसको कस दिया जाता है। और ये सैंड बाथ पर रखते हुए और नीचे तार की जाली पर ये इसको एडजस्ट कर दिया जाता है। तार की जाली पर रख दिया जाएगा इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को स्टैंड में। और नीचे हम लोग क्या करेंगे, बर्नर लगा करके इसको हीट करने की पूरी तरह से ये सिस्टम क्रिएट कर देंगे। देखिए ये नीचे बर्नर लगा हुआ और ये इसको हीट किया जाएगा, जो भी चीज़ इसके अंदर रहेगी डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर। अब इसमें क्या होगा, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर आप कम से कम 100 ml इथाइल अल्कोहल ले लें C2H5OH, और प्लस लगभग 100 ml आपको लेना है H2SO4। दोनों इक्वल अमाउंट में ले करके इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में। और इसमें चूंकि हीट किया जाएगा तो इसलिए हीट के लिए टेम्परेचर एक रेंज होगी, इसलिए इसमें थर्मामीटर भी लगाना होगा। और याद रहे कि थर्मामीटर का जो बल्ब है ये इसमें डिप्ड होना चाहिए, इमर्स्ड होना चाहिए इसके अंदर। और इसके बाद यहाँ से हम एक आउटलेट पाइप लगा देंगे इस तरह से। और इसमें एक चीज़ और लगाया जाएगा इसमें, वो होगा फिसल कीप यानी बिंदुपाती फनल लगा दिया जाएगा। बिंदुपाती फनल जो है इस तरह से लगा करके, और इस बिंदुपाती फनल की सहायता से समय समय पर इसमें एथिल अल्कोहल को जैसे कम होता जाएगा तो एथिल अल्कोहल की मात्रा इसमें से गिराते जाएंगे। इसके बाद इसी में एक आउटलेट पाइप भी लगा करके इसको एयर टाइट कर दिया जाता है। यहाँ से इसको लगा करके इस प्रकार से देखिए ये आउटलेट पाइप लगाएंगे इसको, और ये आउटलेट पाइप आपकी कंडेंसर के थ्रू जाएगी। इस तरह से ये कंडेंसर होता है, और कंडेंसर आपका ये अडाप्टर से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, एडाप्टर से।
और एडाप्टर इस प्रकार से ये कंडीशन होती है, और इसको हम आगे चल करके इस प्रकार से रिसीविंग फ्लास्क के अंदर ला देंगे। एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होगा इसमें। अब ये कंडेंसर आपका गिरना नहीं चाहिए, इसके लिए बाकायदा इसमें स्टैंड लगा दिया जाता है। इस तरह से ये स्टैंड लगा दिया जाएगा, ये सिस्टम होता है इसमें। तो ये जो ड्रॉपिंग फनल होती है, इसमें हम धीरे धीरे इथाइल अल्कोहल धीरे धीरे गिराते रहेंगे। और ये आपका होगा थर्मामीटर, जो इसमें थर्मामीटर भी लगा होगा तापमापी। और ये आपका होगा कंडेंसर। कंडेंसर में एक तरफ तो कोल्ड वाटर एंट्री होगा, दूसरी तरफ से कोल्ड वाटर ये बाहर होगा। ये सिस्टम होता है कंडेंसर का। ये है कंडेंसर संघनित्र। और इसमें से जो ये पोर्शन लगा होगा, ये देख रहे हैं इस तरह से, और ये होता है यहाँ से यहाँ तक एडाप्टर। इसको कहते हैं एडाप्टर, मतलब जो एडाप्ट करेगा उसको खींचेगा। और ये होता है रिसीवर। रिसीवर होता है, और इसी रिसीवर को बाकायदा एयर टाइट करते हुए एक साइड पाइप लगा देते हैं इसमें बाहर की तरफ, इस तरह से। इसको साइड पाइप कहते हैं, साइड पाइप ये लगा दिया जाएगा। ये क्या है? सैंड बाथ है, सैंड बाथ ये लगा दिया गया। ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है ये। इसे जानते हैं, ये बर्नर होता है, बर्नर हीट करने के लिए। अब इसमें ईथर का कलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। जो भी रिएक्शन से ईथर फॉर्म होगा वो ईथर यहाँ पर आएगा। अब चूँकि ईथर इवापोरेट होता है, इसलिए इसको साइड पाइप से हम आग से दूर रखते हैं, इसलिए साइड पाइप लगाई जाती है। ईथर को आगे वाटर उसमें टैंक में ले जा करके अलग कर लेते हैं। अब ये सिस्टम होता है आपके लैबोरेटरी मेथड का। प्रयोगशाला विधि का चित्र जो है यही होगा, प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी मेथड। लैबोरेटरी मेथड यही है, प्रयोगशाला विधि। जब कहा जाएगा कि प्रयोगशाला में आप ईथर कैसे बनाते हो, खास तौर से सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हुए, तो ये सचित्र वर्णन इसका ये होगा, डायग्राम होगा। अब होने वाला जो रिएक्शंस होता है, इसमें कौन सी क्रिया होगी, रिएक्शन यानी अभिक्रियाएं हैं। क्योंकि कोई भी चित्र बनेगा तो उसमें कौन सी अभिक्रियाएं हुई उस पात्र के अंदर, ये दिखाना बहुत ज़रूरी होगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो आपने CH3CH2OH लिया, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल को जो लिया गया, अब इस एथिल अल्कोहल पर हम रिएक्शन कराएंगे, यानी रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन होगा। और ये रिएक्शन याद रखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होगा। तो यहाँ से ये एथिल ग्रुप का OH जाएगा और एसिड का EH जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कंपाउंड आपका बन गया। अब देखिए C2H5, यानी एथिल भी रख सकते हैं इसको, C2H5HSO4, ये वाला पोर्शन, ये प्लस CH2O जल निकल गया। अब इसमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एक लवण है, जे साल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आगे चल करके यही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट आगे रिएक्शन कर लेगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तो पहला स्टेप तो ये हुआ 100 डिग्री पर, और दूसरा देखिए यही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो कंपाउंड बना, आगे चल करके एल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल्स से रिएक्शन कर लेगा, और वो टेम्परेचर रेंज होगी 140 डिग्री। इसीलिए थर्मामीटर यहाँ लगाया जाता है, ताकि ये पता चले कि 100 से हमें 140 टेम्परेचर चाहिए। तो एथिल अल्कोहल का ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये एथिल अल्कोहल का एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा,
और जबकि ये आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हुआ। आगे चल के जब फर्दर रिएक्शन होगा तो चूंकि HSO4 ने यहाँ अपना H खोया था तो ये अल्कोहल से अपना H गेन कर लेगा और कंपाउंड देखिए यहाँ पर साफ दिख रहा है C2H5O, ये डाई एथिल एथिल का फॉर्मेशन हो जाएगा, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हुआ और साथ साथ H2SO4 जनरेट हो गई, फिर से प्राप्त हो गई, रीजनरेट हो गई। अब प्रयोगशाला की इसी विधि का हमने नाम बताया था आपको, इस विधि को हम कहते हैं विलियमसन अविरत ईथरीकरण विधि इसको क्यों कहते हैं? विलियमसन द्वारा ये मेथड दी गई इसलिए नाम हुआ विलियमसन का। अविरत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक अम्ल से जो क्रिया यहाँ रीजनरेट हो रहा है, इसका मतलब ऐसा लगता है कि सल्फ्यूरिक एसिड फिर हमको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, हम बार बार एथिल अल्कोहल डालते रहें और चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ रीजनरेट हुई, यहाँ मैंने प्रयोग किया, यहाँ फिर से पैदा हुई, अगर इसका रीजनरेशन हो रहा तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड डालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा एथिल अल्कोहल डालते रहें और हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता रहेगा। लेकिन वास्तव में अविरत ईथरीकरण विधि ये नहीं रह गई है, कारण कि पहली चीज़ तो इसमें जल मिल रहा है और ये जल क्या करेगा, इस एल्कोहल को डायलूट भी करता रहता है। दूसरी चीज़, यह एल्कोहल जो होता है यह सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ पार्ट को रिड्यूस कर देता है, अपचयित कर देगा, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड। तो बाद में आजकल उस समय तो ये इसको अविरत मान लिया गया था, यहाँ इस रिएक्शन में देख करके कि चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो रही है, लेकिन बाद में इसकी लिमिटेशन में पाया गया, इसकी सीमाएं जो थी उसमें देखा गया कि आज यह विधि अविरत नहीं रह गई, मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो रही है उसे एल्कोहल कहीं न कहीं सल्फर डाइऑक्साइड में रिड्यूस कर देगा। तो कुल मिला करके हमें बाद में सल्फ्यूरिक एसिड भी यहाँ से मिलानी पड़ती है। तो अविरत नहीं रह गई, लेकिन ये है कि अगर इसे हमें अविरत बनाना है तो हम सल्फ्यूरिक एसिड के स्थान पर क्या ले लेंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ले लें, C6H5SO3H। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के स्थान पर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड अगर लिया जाए तो इसका मतलब कि अब ये अविरत ईथरीकरण विधि कहलाएगी। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड होगी नहीं तो इसे अल्कोहल ब्रेक करेगा नहीं, तो इसको हटा करके आजकल बेंजीन सल्फोनिक एसिड का प्रयोग करके इसे अविरत बनाया जाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को रिप्लेस कर दिया गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड के द्वारा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रयोगशाला के अंदर डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हुआ और इस प्रकार से इस रिएक्शन को बाकायदा क्लियर करें और इस चित्र की सहायता से। अब इसमें जो वाष्प बनी संघनित्र के अंदर आकर के कंडेंस होकर के यहाँ द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में चेंज हो जाएगी कंडेंसर के बाद, और कंडेंसर क्या करेगा, लिक्विड को अडाप्ट कर लेगा एडाप्टर और उसको ला करके रिसीविंग फ्लास्क में छोड़ देगा। इस प्रकार से ईथर का फॉर्मेशन होगा इस उपकरण की सहायता से।